हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 जिसका एग्जाम डेट 14 और 21 मार्च 2021 को होना है। इसमें दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट्स का सीरीज स्टार्ट किया है। आपके जब तक एग्जाम होंगे तब तक कंप्लीट आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अभी तक हमने दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लोड किया है जो कि फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट है। आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलेंगे सारे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस कुछ होते हैं वो सारे टोटल 100 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। दोस्तों, हमने जो टारगेट रखा है प्रैक्टिस सेट के लिए वो 80+ का टारगेट है। जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा उसमें सब में टारगेट रहेगा 80+ का। लेकिन ये आपको अगर 70 के अराउंड भी आ रहे हैं मार्क्स तो अपने आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज़ कर जाएंगे। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम, और उसके साथ डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट करवाइए जो कि मैं डेली बेसिस पर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको भी एनालाइज करना है, जो रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चन उसको टॉपिक वाइज आप अच्छे से बुक से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट के साथ भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे बात करूंगा जो कि डिस्कस करते हम चलेंगे, तो वो भी आपको नॉलेज इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो हमने अपलोड किया है उसका प्लेलिस्ट हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के नाम से बना दिया है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा प्रैक्टिस सेट 1 का, तो आप वहाँ पे जाकर के देखिए और अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए। जो भी मार्क्स आपको आ रहे हैं अपना मार्क्स आप शेयर कीजिए। जो डाउट हो, जो कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है विदेह और डी है मिथिला। तो दोस्तों इसकी राजधानी थी बी यानी कि इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सुरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और वज्जी जनपद की विदेह यानी कि मिथिला थी। दोस्तों मैं जो डिस्क्रिप्शन बताऊंगा उसको ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि आपको इसमें एक क्वेश्चन सही हो रहा है, लेकिन जो मैं डिस्क्राइब करके आंसर बताऊंगा उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसको प्लीज़ आप माइंड करके सुनिएगा और अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नावें यानी कि बोट्स। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त नावों के अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। लोथल और सुरकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, यानी कि 2 बंदरगाह जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लोथल सबसे एंशेंट बंदरगाह था और दूसरा था सुरकोटदा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन की हम देखें बात करें तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। तो 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है वेद, बी है पुराण, सी है वेदांग और डी है पूर्वा। तो 3 का जो सही आंसर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वा। दोस्तों पूर्वा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। अम्बी, पोरस, धनानंद और चंद्रगुप्त। इस 4 में से ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा, पोरस। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। कहाँ पर, झेलम नदी के किनारे, यानी कि झेलम का दूसरा नाम क्या है, वितास्था भी कह सकते हैं, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी। तो पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, उदयन। पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। देखा जाए दोस्तों तो हरियंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसे नागानंद भी कहा जाता है। दोस्तों बात करें सबसे पहले जो मगध जनपद की जो स्थापना की गई थी उसमें ये तीसरा राजा था उदयन। ठीक है, तो बिंबिसार था, बिंबिसार को अजातशत्रु ने वध करके सत्ता हथिया ली थी, और अजातशत्रु को हत्या करके उदयन ने हथिया ली थी सत्ता को।
ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये भी कहा जाता है कि किस मतलब डायनेस्टी के राजा थे जो अपने पिता का वध करके सत्ता को हथियाया करते थे। तो ये हो जाएगा आपका मगध। ठीक है दोस्तों। बुद्ध के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? मन्ना, चन्ना, देवदत्त, रघु। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चन्ना। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो बहुत ही फेमस है, जानते ही होंगे। तो कनिष्क। कनिष्क थे सबसे कुषाण मतलब कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक थे। इसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कनिष्क को बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में ही की थी, पानीपत के प्रथम लड़ाई को जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका में 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। क्योंकि देखो, गांधी जी हमेशा चाहते थे जो जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्री है उसको, यानी कि ग्रामीण लेवल पे जो इंडस्ट्री है उसको विकसित करना चाहते थे। ठीक है, तो उनका सपना था गांधी जी का। लेकिन वहीं पे अगर नेहरू जी की बात करें तो वो भारी इंडस्ट्री के, हैवी इंडस्ट्री का सपोर्ट करते थे। तो ये गांधी जी और नेहरू जी के बीच में ये एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि ये सहमति नहीं थी। गांधी जी हमेशा जो कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करते थे, लेकिन वहीं पर नेहरू जी थे वो भारी हैवी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते थे और टेक्नोलॉजी में विश्वास करते थे। तो गांधी जी के विदेशी सामानों का बहिष्कार का आंदोलन का उद्देश्य था लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल एक्सट्रीमिस्ट विंग से संबंधित था? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंदो घोष। बाकी जो 3 थे वो नरम दल के नेता थे। दोस्तों, अरविंदो घोष के साथ जो बाकी के 3 जो मेन आप एक्सट्रीमिस्ट लीडर में कह सकते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल का नाम आपने सुना ही होगा। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक और पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आप जानते ही हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी गए थे। पहले में और लास्ट में कांग्रेस की भागीदारी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमेशा वो विरोध करते रहे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 सितंबर 1931 को आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम होता है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर है। इसको एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। सभी परतों में थर्मोस्फीयर की ऊंचाई सबसे अधिक होने के कारण वहां सबसे कम गुरुत्वीय बल लगता है। ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वीय बल क्या होता है? घटता है। जितना ऊंचाई बढ़ता जाएगा गुरुत्वीय बल उतना ही कम होता जाएगा, और जितना ऊंचाई कम होता जाएगा, कम होने पर गुरुत्वीय बल बढ़ेगा। और अगर गुरुत्वीय बल का ऊंचाई अगर बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल क्या होता है? घटता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पृथ्वी के भूपर पट्टी क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिका हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के भूपर पट्टी, देखिए सिलिका आपने नाम सुना होगा, SiAl, सियाल का नाम सुना होगा। Si फॉर सिलिका और Al फॉर एल्यूमिनियम, यानी कि जो मेटल के रूप में देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो है ना सबसे एब्यूडेंट प्रॉपर्टी में पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के भूपर पट्टी की सबसे प्रचुर मात्रा में सिलिका होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं
यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यानी कि बेसाल्ट जो रॉक्स होते हैं वो ज्वालामुखी वगैरह से फटने के कारण से जो बनते हैं, मेनली बेसाल्ट रॉक वो आपके मेन पार्ट होता है। और देखा जाए दोस्तों, जो ब्लैक सॉइल बना हुआ है, जो आप गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह के एरिया में जो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो आपको देखा जाता है, वो बेसाल्ट रॉक का ही पार्ट है। जो दक्कन प्लेटो मेनली बना हुआ है, जो दक्कन प्लेटो जो है, दक्कन का पठार, वो भी क्या है, बेसाल्ट रॉक का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालघाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है? पालघाट तो 16 का इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिमी रेलवे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण रेलवे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो 64,429 के करीब है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ककोलत जलप्रपात, ककोलत वाटरफॉल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का ए हो जाएगा, बिहार। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। कौन सा? बिहार के नवादा, NAWADA, नवादा, नालंदा में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नवादा हो जाएगा इसका आंसर। यह बिहार और झारखंड की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा 82.5 ईस्ट। ठीक है, देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। और देखा जाए तो आपको इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उससे लगभग आधे घंटे ये ज़्यादा है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, ये समय मानक समय माना जाता है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है दोस्तों, मैंने गलती बताया था, आधा घंटा, 5.5 घंटा मिस्टेक हो गया था, तो 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तो वह उस समय भारत के शाम के 5:30 बजेंगे। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अब पूछेगा कि अगर ग्रीनविच पर आपको 12 बज रहा है दिन का, तो भारत में क्या समय होगा? तो भारत में क्या हो जाएगा? 5:30 बज जाएगा, 5:30 का शाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है, तो गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। कृष्णा नदी पर, और ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो भारत में नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? मेन विद्युत और सिंचाई दोनों के लिए है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 का, तो सी हो जाएगा इसका, पावर। पावर जो है इनकी शक्ति जो है अदिश राशि है। वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे हम कहते हैं अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, जिसमें आता है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि। ये हो गया आपका अदिश राशि। अगर हम वहीं पे सदिश की बात करें तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो जाएगी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या सब आता है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, आवेग हो गया, संवेग, ये सब सारी चीज़ें आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पिंड का वेग वेलोसिटी दोगुना किया जाए तो उस केस में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका संवेग यानी कि मोमेंटम भी जो है वो दोगुना हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या था संवेग का, P = होता है mv। अब क्या दिया? वेलोसिटी को दोगुना कर दिया है। मान ली v यहाँ पर क्या हो जाएगा? m × 2v, क्योंकि वेलोसिटी को दोगुना कर रहे हैं। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? 2mv होता है। अब जब हम 2 को बाहर लाते हैं इधर की साइड, यहाँ पे mv करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 2mv हो गया, तो 2 × mv।
तो इस केस में संवेग भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम, ये भी 2 ही हो जाएगा, इसलिए संवेग उसका दोगुना हो जाता है। 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं, जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है उसको बाहर जाने से रोकती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का डी, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर के ताप को निकलने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अस्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जा सकता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा डी, इस्पात यानी कि स्टील से बनाया जाता है। जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं पेपर में, अरस्तु हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अरस्तु 384 ईसा पूर्व की इनका जो जन्म हुआ था, कि सोच वैज्ञानिक थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान का, बायोलॉजी तो है ही लेकिन जूलॉजी। अगर हम बॉटनी की बात करें, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ BOTANY बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान की बात करें तो थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस इसका सही आंसर हो जाएगा। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है वनस्पति विज्ञान के, और फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों जो हो जाएंगे अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, इसको बोलते हैं स्पिरुलियम, स्पाइरिलियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमरस, क्योंकि टिबिया फिबुला टांग की हड्डी होती है, फीमर हमारे जांघ की होती है। तो ह्यूमरस जो होता है बांह के ऊपरी भाग, हमारा जो बाजू होता है ना, मेन हाथ से ऊपर वाला पार्ट जो बाजू बांह होता है, उसमें ये ह्यूमरस नाम की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मानव लार यानी कि स्लैवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। मानव लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बर्ड फ्लू वायरस किस रूप में भी जाना जाता है? तो बर्ड फ्लू वायरस को हम क्या जानते हैं? H5N1, ऑप्शन नंबर सी, 29 का सी हो जाएगा, H5N1 इसका नाम भी पाया जाता नाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जिप्सम किसका अयस्क है? जिप्सम किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का। जिप्सम जो है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है दोस्तों, जिप्सम का। वहीं पे अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, पॉप की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो उसका फॉर्मूला था CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जिंक फॉस्फाइड का। ठीक है, चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप नहीं है? तो जानते ही हैं, प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्रेटियम, ये तीन तो है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, एंट्रियम। एंट्रियम इसका जो है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप नहीं है। दोस्तों, समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसकी समस्थानिक मतलब होता है आइसोटोप, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। और वहीं पे संभारिक की बात करें, संभारिक यानी कि आइसोबार के, तो जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या सेम नहीं होते, उसे हम कहते हैं संभारिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगत साधन यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। क्योंकि दोस्तों प्रिंटर इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस है, कुछ आप जो कंप्यूटर से निकालते हैं प्रिंट करते हैं वही हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर की अगर हम बात करें तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है इसमें कि HTTP यहाँ पे दिया हुआ है कि www.discovery.com किसका उदाहरण है? तो ये क्या है? 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट है। कोई भी वेबसाइट आप जानते हैं कि www. से
स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफर TRANSFER ट्रांसफर प्रोटोकॉल PROTOCOL प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों को कि निर्धारित सेट को हम क्या कहते हैं? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? कि इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है। 35 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है? तो सही आंसर 36 का हो जाएगा भाग 4। भाग 4 जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है। इसका कहाँ से और आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 के बीच में होता है हमारा DPSP। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 36 हमने देख लिया, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों को श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाता है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कब? तो 1979 में, 1979 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ईयर को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 2 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1961 तक श्री कृष्ण जी का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। श्री मनमोहन सिंह जो थे, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री थे, और इनका कौन सा पोजीशन था? तो 14वें प्रधानमंत्री थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभी जो है वो 15वें प्रधानमंत्री है। और 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो कौन सा था? तो 17वां लोकसभा इलेक्शन था 2019 में, 2019 में। तो 39 क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। जेमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो जेमिनी राय कौन थे? बहुत ही फेमस पेंटर थे। ऑप्शन नंबर 41 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी, 42 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनेयर का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैनी बॉयल। डैनी बॉयल ने स्लम डॉग मिलियनेयर का निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम एम्प्यूटी महिला कौन है? एम्प्यूटी मतलब अपंग महिला कौन है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा जो है हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल कह सकते हैं। इतने उनके पैर जख्मी होने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी और पहले महिला बनी थी, अपंग महिला। ठीक है दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है? तो 45 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा स्टेशन पे दिनकर ग्राम चौराहा लिखा जाता है, दिनकर ग्राम सिमरिया लिखा जाता है। एक स्टेशन भी है दिनकर ग्राम के नाम से। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है वो सिमरिया घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अधिमुख प्रौण राज्य माना जाता है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, गलत बताया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार बहुत ही ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? कालिदास, कलहन, कौटिल्य और विशाखादत्त। तो सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, विशाखादत्त। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के समय में, गुप्त काल के समय में लिखी गई पुस्तक थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये इतिहास बताता है।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, सारण। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है मतलब? तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। राजा टोडरमल जो था वो अकबर के समय का वित्त मंत्री था। राजा टोडरमल ने 1580 में दसाला बंदोबस्त का व्यवस्था की थी। दसाला बंदोबस्त 1580 में इसने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज। ठीक है, इन्होंने ही अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट दिया था। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में करवाया था। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, औरंगाबाद में स्थित है, जिसने औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा हेमू को, हेमू विक्रमादित्य, जो कि दिल्ली का शासक था। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को हुई थी। 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था और अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे किसकी राजधानी के नाम जाना जाता था? पेशवा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर डी, पेशवा। जहांगीर का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा 1569। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो हमने देखा जहांगीर का जन्म स्थान 1569 हो जाएगा ए। 57 क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कि डैश एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नटराज। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जंतर मंतर, दिल्ली में। 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह वन 1707 से 1712 ईस्वी के बीच में था, किस वंश का शासक था? तो बहादुर शाह वन जो था वो मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन में कि इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो 62 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोम जीसस के बेसिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश के शासक थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे, बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में, यानी उनके पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी के रूप में 269 में ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि अशोक
जब राजा बने तो उस टाइम वो कहाँ के राज्यपाल थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती। अवंती के राज्यपाल थे। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। दो ऐसा अभिलेख जहाँ पे अशोक का जो नाम मिलता है पूर्णतः, वो कौन कौन सा है, तो मास्की और दूसरा क्या है, गुर्जरा मिलता है। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोकवर्धन। अगला क्वेश्चन है 64 की पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा बहुत ही फेमस बी, मियां तानसेन। ठीक है, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक मियां तानसेन, बेजू बावरा बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बेजू बावरे थे। उसके बाद है किंतु अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। इतने सारे तो थे संगीतज्ञ, लेकिन सबसे फेमस जो थे तानसेन थे, पूरे जितने भी संगीतज्ञ थे उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई, तो 66 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1540। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारन हेस्टिंग्स। 1773 में जो आई थी रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आई थी उसके तहत वारन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। कहाँ का, तो बंगाल का। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है, 63 का सही आंसर हो जाएगा ए, मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है टीपू सुल्तान को। और उसने श्रीरंगापट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी और श्रीरंगापट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जिसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है, और साथ ही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया तथा वह उनके पुत्र उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म में। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वां तीर्थंकर स्वयं महावीर स्वामी जी थे और 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे, तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 में पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी कि अरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी जिनको बोलते हैं, उसका शिष्य था कौन, तो सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है, तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की सांस्कृतिक मिश्रण है। बाबर का पुत्र कौन था, तो बाबर का पुत्र, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। ठीक है, बाबर जो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल डायनेस्टी की, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना था हुमायूं बना था। हुमायूं का जो पुत्र था वो अकबर था। तो बाबर का पुत्र कौन था इसमें, 73 का सही आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां किस वंश का शासक था, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल वंश का शासक था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में इसका जन्म हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मल्लिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था,
तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 का सी। विद्युतदर्शी का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ए, जीन एंटनी नॉलेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धनात्मक अवशेषों के बीच के बल का क्या होगा? वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका बल क्या हो जाएगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है और तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। यदि वृत्ताकार मार्ग पर चल रही कोई वस्तु 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है तो उसकी औसत गति 0 हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? तो अपेक्षित घनत्व की जो इकाई है इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि अपेक्षित घनत्व होता है ये अनुपात होता है। और ये किसका अनुपात होता है? अपेक्षित घनत्व का जो होता है फॉर्मूला, वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे घनत्व है इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चलें। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काक पद का प्रयोग यानी कि उपयोग कब होता है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा डी, छुए हुए अंश के लिए, छूटे हुए अंश के लिए। ठीक है ना, काक शब्द का प्रयोग होता है। अगला इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्दार्थकार का भेद नहीं है? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्द वाक्यांशों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, शरीर में ताकत होनी चाहिए, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? संक्षिप्त जैसे इसमें है ऑप्शन में मुख्य, मुख्यतर, विराम और व्याख्या। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य, मुख्तसर। नेक्स्ट है कि पुरानी रीति रिवाजों में जकरा होना पर आधारित मुहावरा दिए विकल्पों में से कौन सा है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकीर का फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का अर्थ आशय क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्रदान प्राप्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, छत्र छाया। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस आगत। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर? है कि कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। थोड़ा सेंटेंस क्लियर नहीं है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ए, कुड यू। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कुड यू की जगह पे वुड हो जाएगा, WOULD, वुड यहाँ पे सही, कुड की जगह पर हो जाएगा, वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वर्कड विद द मैनेजमेंट ऑफ बोथ द मर्जिंग कंपनी टू डैश अ कंसेंसस ऑन द मर्जर टर्म्स। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमोर्स। दोस्तों रिमोर्स या रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप करना, पछतावा करना। इसका जो बिल्कुल सही एग्जैक्ट मीनिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ एंडेवर। देखिए यहाँ पे अपोजिट पूछा है, यहाँ पे था सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स था, यहाँ पर सिनोनिम्स था, यहाँ पर पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग एंडेवर का। एंडेवर का जो सही मीनिंग हो जाएगा उल्टे में, इसका हो जाएगा आपको पैसिव। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसिव। एंडेवर मतलब होता है, एंडेवर मतलब होता है प्रयत्न करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और पैसिव का मतलब निष्क्रिय होना, बिल्कुल शांत हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है कि दिया सेड टू परी डू यू लाइक ऑरेंजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, 95 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बंगलो। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा डी, है कि अ 6 बेडरूम बंगलो इज गोइंग टू बी बिल्ट बाय माई फादर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दोस्तों क्लियर नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग इन द फ्रेज टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो 97 का जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर ऑफ हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है कि टू टीच अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स अनसर्टेन, क्या है इसमें, अनक्रिटिकली। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंडोक्ट्रिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 की चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा सही, जो इसका सही स्पेलिंग वाला वर्ड है वो बताना है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डॉगर्स। नेक्स्ट है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन है कि गुनरी डिड नॉट जस्ट थ्रो द टॉय, ही ब्रैकेट में हैज़ ब्रोकन इट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोक इट टू। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों टोटल हमने 100 क्वेश्चंस देख लिया। इसमें आप लोग अपना आंसर मिला करके कमेंट कीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको टॉपिक पे पढ़िए, जो बुक आप फॉलो करते हैं उस बुक के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नए सेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप सबका वीडियो देखने के लिए।